हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर ये एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं कंप्यूटर का 19 जून 2020 को, जिसका कि पहले मैंने आपके एक पेपर बनाया था गेस्ट पेपर, और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कम से कम इन क्वेश्चन के आंसर आप ज़रूर देखें। तो ये एक सैम्पल कॉपी है आंसर शीट ऑफ साजिया परवीन जो स्टूडेंट है। तो उसी स्टूडेंट्स ने एक टेस्ट देके भेजा है, जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया था तो उसका पेपर चेक करने के लिए भेजा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी आंसर शीट के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस स्टूडेंट ने जो पूरी कॉपी बनाई है उस कॉपी के आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो साजिया परवीन, जैसा कि आप सबसे ऊपर आप नाम देख पाते हैं, तो मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉर्ट आंसर जो इसने लिखे हैं उस आंसर के बारे में एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जो गेस्ट पेपर मैंने पहले डाला था उस गेस्ट पेपर के आधार पर आप इनकी तैयारी जरूर करके जाएं। तो अभी केवल 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अगर आप 2 दिन में एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम इस पीडीएफ को जरूर देखें। तो पहला आप देख सकते हैं कि एसक्यूएल के जो डेटा टाइप है, तो ये छोटा क्वेश्चन था, तो इसमें शॉर्ट में इसने लिख दिया है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप है या इंटीजर या फ्लोट जो कैरेक्टर है वो इसमें लिख दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि अगर ये छोटा क्वेश्चन है तो आपको इसी तरह से आंसर लिख देना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो था, बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से क्यों बेहतर है, तो यहाँ पे इसी आंसर में आपको दोनों लिख देने होते हैं। तो दोनों इसने लिख दिए हैं कि बाइनरी सर्च में और लीनियर सर्च में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन तो देखो, बाइनरी और लीनियर, अगर आप इसका आंसर जब दोनों लिखेंगे तभी इसका होगा। तो मैंने इसको स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ने मेहनत करके जो भेजा है उसकी थोड़ी कटिंग करके मैंने तैयार किया है। तो जाते जाते अगर आप इन आंसर को भी पढ़ लेते हैं, सेलेक्टेड आंसर है, सब कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। तो इसका शॉर्ट आंसर था, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो काफी है। एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, तो जो सम मैक्स मिन जो है उसके बारे में आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बड़ा आंसर नहीं लिखा है, यहाँ पे केवल इतना आंसर लिखा है क्योंकि छोटा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन बड़ा आता है तो आपको बड़ा आंसर भी लिखना होगा। फिर आप देख सकते हैं कि पॉइंटर की संरचना, तो पॉइंटर की संरचना जो है इसने यहाँ पे लिख दी है कि डेटा टाइप पहले आता है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में आता है ऑपरेशन एल्गोरिथम के बारे में दिया हुआ है। तो छोटा आंसर है इसीलिए इसकी छोटी डेफिनेशन लिख दी गई है, और बड़ा आंसर होता तो आपको बड़ा लिखना होता। तो लिंक लिस्ट के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो लिंक लिस्ट के प्रकारों का सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। तो डेटा टाइप का वर्णन कीजिए, तो शॉर्ट में आंसर बताया गया है। अगर आप बड़ा क्वेश्चन आता है तो बड़ा आंसर आप लिख सकते हैं। तो डीडीएल की क्वेरीज के बारे में जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो पेपर है वो मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। मैं दोबारा भी इसके बारे में पहले भी वीडियो मैंने बनाया था, और इसके क्वेश्चन भी और आंसर भी दोनों मैं आपको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेटाबेस की जो कमांड्स थी उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को प्रोग्राम के माध्यम से समझाइए। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के बारे में शॉर्ट में आपको आंसर भी बनाना होता है, और साथ में इसकी परिभाषा के साथ में आपको यहाँ पे इसका आंसर देना होता है। तो साजिया परवीन जो एक स्टूडेंट है यहाँ पे जयपुर में मेरे यहाँ पे, तो उस स्टूडेंट्स ने इस जो गेस्ट पेपर जो मैंने दिया था उसको पूरा लिखने की कोशिश की है। बहुत कम स्टूडेंट्स ने इस तरह का प्रयास किया है, और मैंने कई बार आपको बोला कि अगर आप अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो इसके आंसर आप बना के लिखें, लेकिन अभी टाइम नहीं है आपके पास, तो आपके लिए सहूलियत के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो पेपर बना है आपकी बुक में से आप मिलान कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं कि किन ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है। मैपिंग कार्डिनलिटी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, 1 to 1, मैनी टू मैनी, इसके बारे में आप यहाँ पे लिखें। और डायग्राम जरूर बनाना है। तो स्टूडेंट्स ने जो अच्छा लिखा है तो उसकी तारीफ करनी जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम बना के बताया है, और C++ प्रोग्राम की कंपाइलिंग और लिंकिंग को यहाँ पे समझाया है। तो यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर कर सकती है, तो लाइनेक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, तो आपने देख सकते हैं। 2D एरे का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2D एरे का प्रोग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक छोटा जो प्रोग्राम है जिसमें डेटा इंसर्ट करने का और अपडेट करने का, वो भी आप इसमें यहाँ पे बना सकते थे। तो अगला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, आप इसमें यहाँ पे देखें कि जो प्रोग्राम है वो फेबुनी सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो इसमें बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, लाइन टू लाइन देना है, आंसर आपको बनाना है, और जो भी आप आंसर बनाएंगे उसको बॉक्स में आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो आंसर को आपको बॉक्स में बनाना है, राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है, और पेज टू पेज इसको लिखना है। तो इसके बारे में आप आगे देख सकते हैं कि इसने जो प्रोग्राम आपने बनाया है वो आगे बहुत अच्छे तरीके से जो बनाया है। आप क्वेश्चन को देखें, और अगला जो क्वेश्चन है, स्टैक और क्यू में जो अंतर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोर क्यू में
क्योंकि देखो छोटा आंसर है, इसलिए इसका आंसर अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये सफिशियंट है, और अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको बड़ा लिखना रहेगा। तो इसने अगर लगभग 5 पॉइंट बना दिए, तो 5 पॉइंट्स के बारे में आप उदाहरण देके आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो आइडेंटिफायर और कॉन्स्टेंट के जो नियम है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको इतना आंसर तो लिखना है। अगर आपको पूरे में से 56 मार्क्स चाहिए तो आपको इसकी तैयारी जरूर इसी तरह से करनी चाहिए और इसी तरह का आंसर आपको लिखना चाहिए। एक्सप्रेशन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस जो कॉपी में गैप नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको प्रत्येक लाइनों के बीच में गैप देना चाहिए और इनके बीच में स्पेस देते हुए ही आपको ये वर्क करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन थे इनमें से एक पॉइंट जरूर बनेगा। हो सकता है कि यहाँ पर मैंने एक बड़ा क्वेश्चन के रूप में दिया जहाँ पे पॉइंटर एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन सारे दिए हुए, हो सकता है इनमें से कोई एक पॉइंट भी इसमें से आ सकता है, तो आप उसी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन को देने के बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है PL/SQL खंड के विभिन्न भागों पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि साजिया ने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बनाया हुआ है, तो पॉइंट टू पॉइंट बनाने से इसमें आपके मार्क्सिंग जो है वो ज्यादा अच्छे आएंगे। हर लाइन के बीच में आप एक गैप देख सकते हैं क्योंकि कॉपी आपकी बहुत अधिक बड़ी होती है, साइज भी बड़ी होती है, नंबर पूरे आने के चांसेज हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 20 है प्राइमरी और यूनिक की प्रतिबंध के बारे में, तो दोनों पॉइंट्स के बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इसने एक पैराग्राफ के रूप में लिखा है। अगर आप इन्हीं को पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर आपकी 4 लाइनें बन सकती थी और यूनिक की में भी लाइनें बन सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप लाइन टू लाइन लिखें और यहाँ पे बिंदी बना के लिखे, लेकिन ध्यान रखें हाशिए के इधर नहीं होना चाहिए, हाशिए के इधर होना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर के लिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से आप क्या समझते हैं, तो उसकी परिभाषा और उसके जो पॉइंट्स हैं वो लिखना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बनाए हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो जो DDL कमांड्स का क्या उपयोग है, तो इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें से निश्चित रूप से जो क्वेश्चन है वो आने की पूरी संभावनाएं इसमें बनती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, इसकी जो कमांड है DDL की जो है ग्रांट, कमिट, रिवॉक, रोलबैक, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो आप देख सकते हैं 23 डेटाबेस ट्रिगर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि रो लेवल ट्रिगर है या स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर है, उसके बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है DML कमांड्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो सेलेक्ट कमांड है और उस अपडेट, इनसाइट, इन डिलीट, तो इनकी छोटी छोटी जो कमांड्स है वो आपको जरूर याद रखनी चाहिए और इनके एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 25 है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में वर्णन करना है, तो इसके बारे में आप ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके जो फंक्शन है CLOC, MLOC, REALOC, SRE, उनके बारे में आप लिखे, पॉइंट टू पॉइंट उनकी डेफिनेशन लिखे, उनका आपको सिंटैक्स जरूर बनाना चाहिए, इनके बीच में आपको गैप देना चाहिए, राइटिंग आपको साफ सुथरी रखें। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में अंतर स्पष्ट करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी जो ये क्वेश्चन पेपर है उसकी मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ग्रुप में जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं रेगुलर भी स्टडी चल रही है पिछले 2 महीने से, उसको मैं डायरेक्ट PDF भी इनको मैं भेज दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं कि किन ऑपरेटर्स को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम है क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, ध्यान रखना। 28वां क्वेश्चन है। तो डेटा मॉडल के बारे में तो वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको ये लिखना है। और डेटा मॉडल्स के बारे में आप बनाते समय इस तरह के डायग्राम वगैरह जरूर बनाएं। अगर आप एक डायग्राम बनाते हैं तो मान के चलिए कि आपकी जो 10 लाइनें जो काम नहीं करेंगी, वो एक डायग्राम आपका बहुत आसान तरीके से कर देता है। तो आप समझ सकते हैं अगर आप एक डायग्राम बनाएंगे तो 10 लाइनें लिखने की बजाय एक डायग्राम बनाना ज्यादा आसान रहेगा। तो डायग्राम आप बनाएं, स्केल का यूज ले, जैसा कि देखो साजिया परवीन ने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज लिया है, डायग्राम बनाया है, साफ सुथरा बनाया है। प्रोग्राम जो है उसमें राइटिंग अच्छी लिखी है। जो भी वर्डिंग दी गई है बबल शॉट का जो प्रोग्राम है, इसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा है और आंसर भी सही लिखा है और अच्छी राइटिंग में काम किया है, इसलिए इसमें से पूरे मार्क्स इसमें से इसके आ सकते हैं। तो यहाँ से आप अगला क्वेश्चन जो देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, इसमें जो विसंगतियां होती हैं उसके बारे में पहले वर्णन करना चाहिए और उसके बाद में ही ये आगे करना चाहिए। तो इसमें जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो तीनों प्रकार की जो विसंगतियां हैं और उसमें आपकी जो नॉर्मल फॉर्म होती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF, तो यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है। फिर 29वां क्वेश्चन जो वृत्त का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बारे में था, वो आप यहाँ पे ध्यान रखें। देखो स्टूडेंट्स, आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे कह दूं, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामर एग्जाम में आता है, खाली समय आपके पास बच रहा है, अगर आपको वो प्रोग्राम भी अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं, मान लो कि बबल शॉट का प्रोग्राम एग्जाम में आता है, अगर बबल शॉट का प्रोग्राम आपको याद नहीं है, तो जो भी आपको प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आप जरूर लिख के लाएं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो और आपके प्रयास के कारण भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ के आ जाएं। जो क्वेश्चन आपको आता है उससे मिलता जुलता वो क्वेश्चन आप जरूर करके आए। हो सकता है आपकी मेहनत से, आपकी लगन से एग्जामिनर प्रभावित हो। इसी तरह से इनहेरिटेंस का जो प्रोग्राम है, उसमें से अगर आपको मान लो जो प्रोग्राम आपके एग्जाम में है वो आपको याद नहीं है, तो जो प्रोग्राम आपको याद है वो प्रोग्राम आपको जरूर लिख के आना चाहिए। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है।
तो इस चीज़ का बारे में आप ध्यान रखें। तो इसी तरह से आप मर्ज शॉट के बारे में जो है इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, तो आप देखें यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो प्रोग्राम है उसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में जो भी याद है वो जरूर लिखें। तो इसमें जो अथवा के प्रोग्राम में स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की है साजिया ने, और ये प्रोग्राम इस तरह से बनाया हुआ है। तो आप भी इसी तरह से रेगुलर आप मेहनत करें, और टाइम कम बचाए तो कम से कम जाते जाते एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। तो इधर देख सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम दिया हुआ है, डेफिनेशन जरूर लिखें, डायग्राम जरूर बनाएं, और प्रोग्राम के बीच में गैप देने की आवश्यकता नहीं होती, और जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं उनके बारे में कम से कम 2 लाइनें आपको जरूर लिखनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस स्टूडेंट्स ने ये इस तरह से अच्छा वर्क किया है, तो फुल टू फुल मार्क्स के लिए आपको क्या चीजें जरूरत है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा, जाते जाते एग्जाम में जरूर देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम कम बचा है, दिन रात एक कर दीजिए, 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं आप। अभी केवल गर्मी का टाइम है, घर पे आप बैठे हैं, तो आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छे से करें, मेहनत करें, और बिना मतलब का कोई स्ट्रेस नहीं लें। आपकी जो पढ़ाई है आपने अगर अच्छी की है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप अभी भी मेहनत करते हैं, आपका टाइम कम बच रहा है, तो भी आपके सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप जो है इसको जरूर ध्यान से देखें, और आपको कोई भी मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करें,